Chandrasekhar Sharma. He has done some groundbreaking research on Maharana Pratap and holds a wealth of knowledge about Mewar. Professor Chandrasekhar Sharma. सर्वप्रथम मैं आप सब में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हुआ अपनी बात कहूँगा। सम्मानित मंच, माननीय खन्ना साहब, तरंग देवत साहब, मित्र हमारे अंतर्राज्य छोटे और बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं अभिनव जी। आप देखें कि मैं अपनी बात की शुरुआत जो करूँगा उस टाइटल से करना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप एन्युअल सिक्योरिटी। शायद इस देश में जो मेरा मानना है और शायद आप भी अंतस्थल से मानते होंगे या आप जो विश्व मानने जा रहा है कि प्रताप से बड़ा नाम कोई सिक्योरिटी का हो नहीं सकता। सुरक्षा, ये सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका अगर पर्यायवाची के रूप में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप उसका ठीक ठीक पर्यायवाची शब्द बनता है। क्योंकि हम बात करेंगे उस समय की कि जब सबसे पहले जिसको आज हम आतंकवाद कह रहे हैं, जिस आतंकवाद की डेफिनेशन अलग अलग ढंग से दी जा रही है, उसका एक प्रारंभिक रूप जो है अगर इतिहास के झरोखे में हम देखें तो एक साम्राज्यवाद के रूप में एक आयातित आतंकवाद जो है वो भारत में आता है। और वो जो आतंकवाद है, जो साम्राज्यवादी लिप्सा जो है, जो समस्त भारत को लील जाना चाहता है, उस समय आप देखें कि जो दो पीढ़ियां हो चुकी थी भारत में, बाबर की और हुमायूं की, उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में अकबर का शासन तंत्र चलता है। और संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभिक तौर पर अगर उस आतंकवाद का, आयातित आतंकवाद का अगर मुकाबला किया गया तो वो मेवाड़ की तरह से राणा सांगा ने किया था, जो पहला एक मुकाबला था। और उसके पहले अगर हम अरबियों के आतंकवाद पर जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जो एक मोर्चे का निर्माण किया था वो बप्पा रावल ने किया था, वो भी वो इसने मेवाड़ की धरती पर था। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो मेदपाट है, ये जो मेवाड़ है, ये जो एकलिंगनाथ की जो धरती है, जो परमेष्टि शासन व्यवस्था से संचालित है, इससे मेवाड़ का जो मूल उद्गम है वो मूल उद्गम परमेष्टि शासन व्यवस्था है, जिसका एक जो मूल हेतु है वो है कि सत्ता जो है लोक आराधना के लिए है, सत्ता भोग विलास के लिए नहीं है। ये एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट मेवाड़ के साथ में, मेवाड़ की ओरिजिन के साथ में, मेवाड़ के उद्भव के साथ में जुड़ा हुआ है कि सत्ता जब हमारे भोग विलास का केंद्र बन जाती है तब सुरक्षा गायब हो जाती है, और सत्ता जब लोक आराधना का केंद्र होती है तब जाकर के हम कहीं सुरक्षा को तय कर पाते हैं, मानवाधिकारों को तय कर पाते हैं। आप सबसे बड़ी बात जो है कि जिसका रेफरेंस गीता में दिया है कि सर्वभूत हिते रथा, इस मेवाड़ में इसी सुरक्षा के अहम पहलू के कारण सर्वभूत हिते रथा, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए इस मेवाड़ ने संघर्ष किया है। ये सबसे बड़ा, इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा अभिनव जी को कि जिन्होंने इसका सिक्योरिटी के साथ में प्रताप का नाम पहले जोड़ते हुए एक हमें हमारे विचारों को आंदोलित किया है। और ये वाकई में कि जो उदयपुर को अगर हमारे को, अगर मेवाड़ को अगर हमारे को विश्व स्तर पर ले जाना है, जिस विश्व स्तर की बात जो भी एक रेफरेंस में मैंने अभिनव जी से कही थी कि हम आज ग्लोबल होने की बात कर रहे हैं, हमारा विश्व गुरुत्व जो था वो पहले से ग्लोबल था, लेकिन हम चूंकि महाराणा प्रताप के सिनेरियो में इस चीज को देख रहे हैं तो प्रताप के समय की जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो राइटिंग्स चल रही थी। जहां पर अकबर नामा लिखा जाता है वहां पर मेवाड़ में जो ग्रंथ लिखा जाता है उसका नाम विश्व वल्लभ होता है। यह हमें कुछ सोचने के लिए बाध्य करता है कि यहां पर नाम और यश की जो है वो भी ऐषणा विद्यमान नहीं है कि जहां पर अपने नामों से राइटिंग, अपने नामों से ग्रंथ लिखवाए जा रहे थे, अल्लोपनिषद का निर्माण कराया जा रहा था,
आप देखें कि हिंदुस्तान में 1580 में अल्लोपनिषद का निर्माण भी कराया गया कि जिस अल्लोपनिषद के कारण जो आयातित जो आतंकवाद है वो किस तरह से भारत की जड़ों के अंदर से अपनी व्याप्ति प्राप्त कर सके, इसलिए अल्लोपनिषद का निर्माण करवाया गया। वहीं पर प्रताप जो है अपने काल में जिस रचना धर्मिता का पालन कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम होता है विश्व वल्लभ। ये ग्लोबल लेवल था प्रताप का कि सारे विश्व के लिए, सारी मानवता के लिए, सर्वभूत हिते रता सभी के लिए वो ग्रंथ उपयोगी है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा मतलब कि दुख होता है कि उसके ऊपर सबसे पहला जो पेटेंट करवाया था वो पेटेंट अमेरिका ने करवाया है। उसके अंदर जितने भी हम देखें कि हमारा जो ऑर्गेनिक खेती को लेकर के, हमारे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, हमारे जल मृदा संरक्षण को लेकर के जो मूलभूत चिंतन दिया गया है वो मूलभूत चिंतन हमारे भारतीय टेक्स्ट का है, रिसर्च से जुड़ी हुई है। तभी विश्व वल्लभ जैसा ग्रंथ हमारे सामने आता है। और वो जो सारा टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट हमारे भारत का, वेदों का, उपनिषदों का टेक्स्ट है जो विश्व वल्लभ में आया है। तो ये जो हमें अपने उस समय के अनुसार, हमारे आधुनिकता के अनुसार उस शोध को, उस रिसर्च को, उस विचार को रिनोवेशन के साथ में समाज के सामने लाना, ये एक शोध का जो दायित्व था, ये शोध का दायित्व उस समय प्रताप ने मध्यकाल में अपनी संघर्ष और अग्निधर्मिया भूमिका में, चावंड जो है, जो उस समय की राजधानी हुआ करता था, वहां पर दो क्रांति जिसको चावंड कलम कहा जाता है, आज भी कला जगत के अंदर चावंड शैली, चावंड कलम के नाम से वो कला जगत में विख्यात है, जिसका निर्माण, जिसका आप देखें कि उस टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए मेवाड़ में भी प्रयोग शुरू हो गए थे। हालांकि बारूद के प्रयोग के उदाहरण हमें बहुत प्राचीन काल से भारत में मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई रिसर्च नहीं हुई थी कि उनका कैसे उपयोग किया जाना है। और वो रिसर्च का काम बाहर से आने वाले आतंकवादियों ने किया था, साम्राज्यवादियों ने किया था, और उस कारण से उन्होंने भारत को जीता था। लेकिन मेवाड़ में उस समय प्रताप ने हकीम कासूर को, जो कि अफगान सेना के प्रतिनिधि थे, भारत के अंदर अफगान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनको यहां पर मेवाड़ में उस नई तकनीक कि किस तरह से बारूद का उपयोग किया जाए, उसके लिए उनको मेवाड़ के अंदर संरक्षण दिया गया, मेवाड़ के अंदर सम्मान दिया गया। लेकिन हमारी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है, तो प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के, आप देखें कि जिस शुक्र नीति का रेफरेंस दिया गया था अभी, उसी शुक्र नीति को हम देखें कि उसका रिपीटेशन जो है हमें चाणक्य नीति के रूप में मिलता है। और वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस शासक के पास में संसाधन कम हो, जिस शासक के पास में सेना कम हो, और जिस शासक के पास में पहाड़ी भूभाग की भूमि हो, उससे अटविक युद्ध करना चाहिए। ये अटविक युद्ध प्रणाली जो थी सभी शास्त्रों को पढ़ा गया है, लेकिन प्रताप जो मध्यकाल में सबसे पहले ऐसे हमारे सामने एक सूत्रधार के रूप में सामने आते हैं कि उन्होंने उस हमारे भारतीय वाङ्मय को प्रैक्टिकली किया। और वो अटवी युद्ध प्रणाली जो थी, उस अटवी युद्ध प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले छापामार युद्ध प्रणाली जिसे कहा गया, जिसे गुरिल्ला वार टैक्टिक्स कहा गया, उसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो हल्दी घाटी में देखने को मिलता है कि मांडलगढ़ के अंदर मुगल सेना 2 महीने तक इंतजार करती रही कि ये मैदानी भाग में आएंगे, क्योंकि वीरता का आभूषण मेवाड़ के साथ में जुड़ा हुआ है, और वीरता अति उत्साह लाती है। जो सांगा में था, जो कुंभा में था, वो निश्चित रूप से प्रताप भी मैदानी भाग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा कि प्रताप जैसे डिप्लोमेट मध्यकाल में कोई दूसरे नहीं हुए, जिन्होंने अकबर के शांति दूतों के, तथाकथित शांति दूतों के जो 4 डेलीगेशंस थे, उन डेलीगेशंस को कूटनीति के द्वारा लौटाया। और उसके बाद में आप देखें कि हल्दी घाटी में 2 महीने तक इंतजार की गई मांडलगढ़ में कि किस तरह से मेवाड़ की सेना मैदान में आए और उन्हीं तोपों और बारूद के बल पर प्रताप को मुगल दरबार के अंदर कैद करके उपस्थित कर दिया जाए। लेकिन ये पहला मौका था जहां पर मध्यकाल में सबसे पहले प्रताप ने उस रिसर्च को, उस टेक्निक को काम में लिया था। आप टोपोग्राफी देखें हल्दी घाटी की, मैंने उसके अंदर एक सबमिशन किया था शुक्र नीति के तहत कि ये इसका आकार जो है वो सर्प व्यू जैसा है। हमारे रेफरेंसेस आते हैं, चक्रव्यूह के रेफरेंस से हम सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह का प्रयोग करके महाभारत के अंदर अभिमन्यु का वध किया गया था। ऐसे मकड़ व्यू, सर्प व्यू, चक्रव्यूह, ऐसे कई व्यू हैं जो हमारा जो है टेक्स्ट जो है शुक्र नीति जो है
वो हमारे को बताती है कि किस तरह के युद्ध की वॉर टैक्टिक्स भारत के अंदर रही है और उनका प्रयोग भूगोल के हिसाब से किया जाना चाहिए। तो पहला जो मतलब कि इस तरह का जो युद्ध टेक्निक के अंदर जो रिसर्च एटीट्यूड है, वो रिसर्च एटीट्यूड हमें महाराणा प्रताप का देखने को मिलता है। और इसी कारण से हल्दी घाटी के युद्ध के विजेता के रूप में हमें प्रताप को देखना है, क्योंकि निश्चित रूप से जो उस समय की जो भी सिम्टम्स थे पराधीनता के या विजेता होने के, वो एक भी जो आप देखें कि हमारे से प्रमाण मांगे जाते हैं कि आप बताएं कि हल्दी घाटी जीतने के प्रमाण क्या हैं। मैं उनसे पहले एक डिस्कोर्स करना चाहता हूं इस मंच से, जो सबसे अच्छा मंच जो ग्लोबल लेवल पर अभिनव जी ने दिया है, कि आप ये बताएं कि मुगलों के हल्दी घाटी युद्ध जीतने के प्रमाण क्या थे। क्या एक भी प्रमाण इतिहास के अंदर उनके द्वारा दिया गया है, एक्सेप्ट उनकी राइटिंग्स के सिवा, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो फारसी राइटिंग्स थी दरबार की, उसके अलावा एक भी प्रमाण, जो प्रमाण मांगे जाते हैं जिसको इतिहास प्राइमरी सोर्स मानता है, ऐसा एक भी प्रमाण उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद भी लगभग 500 वर्षों तक हमने इतिहास के इस बोझ को सहन किया कि महाराणा प्रताप जो थे वो हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। आश्चर्य होगा आपको कि हमारे यहां पर हारे हुए शासक को कभी भी मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया। सांगा को भी खानवा के युद्ध के बाद में उनके नेतृत्व को हटा दिया गया था। ऐसे उदाहरण भी प्रताप मेवाड़ में मिलते हैं। तो ये जो सुरक्षा का जो अहम पहलू है, ये सुरक्षा की जो एक जो मुख्य पायदान है हमारे मेवाड़ में, वो महाराणा प्रताप है। और किस तरह से उन्होंने इस सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा होने पर ही मानवाधिकार भी सुरक्षित हैं। और उस मानवाधिकार का जो एक सबसे पहले सुरक्षा का जो सबसे बड़ा पहलू है कि आप देखिए कि जब ये निर्णय हो चुका था कि मेवाड़ के शासक जगमाल होंगे और ये निर्णय उदय सिंह द्वारा किया गया था, उस समय आप देखें कि मेवाड़ की प्रजा और मेवाड़ के वो हितैषी सामंत जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, वो वहां पर चुप नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता है कि हमने जौहर की ज्वालाओं को देखा है, हमने गाजी की उपाधि धारण करने के लिए 30,000 का कत्लेआम, ये 30,000 का आंकड़ा पर्शियन सोर्सेज में दिया गया है। तो आप सोचिए कि जो सोर्सेज में 30,000 का आंकड़ा है, वो अगर हम देखने जाएं तो निश्चित रूप से 60,000 का आंकड़ा होगा, जितना कत्लेआम चित्तौड़ में किया गया था। उस कत्लेआम से बचने के लिए, उस आतंकवाद से बचने के लिए, उस सुरक्षा को स्वीकार करने के लिए मेवाड़ के सामंतों ने और मेवाड़ की प्रजा ने शमशान घाट पर महादेव मंदिर पर प्रताप का अभिषेक किया कि हमारे महाराणा जो है वो प्रताप होंगे, जगमाल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये वो लोक चेतना की यात्रा थी जो सुरक्षा को लेकर के, मानवाधिकार सबसे पहले सुरक्षा चाहता है, और उस सुरक्षा का सिंबल जो है वो हमें सबसे पहले मेवाड़ में देखने को मिलता है। ऐसा पहलू और मैं आपसे इस मौके पर डिस्कस करूंगा कि 1568 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, तब चित्तौड़ की प्राचीरों को तोड़ने के लिए मेवाड़ के मजदूर सोने की गिन्नियों में बिक जाते हैं। और खुद पर्शियन सोर्सेज लिखते हैं कि जो काम हम 1 महीने का सोच करके आए थे, वो मेवाड़ के मजदूरों ने पैसे के सोने की गिन्नियों के लालच में उसको 10 दिन में वो दीवारें साबात बनाने का काम कर दिया, जिस पर हमने तोपे चढ़ा करके चित्तौड़ के किले की प्राचीरों को तोड़ा था। ये 1568 का एक उदाहरण है। और 1576 का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मात्र 8 साल का अंतर है। इस 8 साल के अंतर में आप देखिए कि वही पर्शियन सोर्सेज लिख रहे हैं कि हम सोने की गिन्नियां लेकर के, थैलियां लेकर के घूमते रहे, लेकिन कोई भी हमें यह बताने के लिए तैयार नहीं था कि प्रताप कुंभलगढ़ में है, आवरगढ़ में है, प्रताप चावंड में है, प्रताप कौन से इलाके में है। ये कोई भी मेवाड़ का व्यक्ति मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। सम्मानियों, ये क्या चीज थी कि 8 साल में कोई पीढ़ी का परिवर्तन नहीं होता है। किसी पीढ़ी का परिवर्तन नहीं हुआ था 8 साल में। वही पीढ़ी थी जो चित्तौड़ के किले को तोड़ने के लिए जो साबातें बनाई जा रही थी, उसमें अपना परिश्रम से सोने की गिन्नियों के लालच में अपना योगदान दे रही थी। वही पीढ़ी थी जो 1576 में प्रताप के लिए मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी कि प्रताप कौन से इलाके में है। ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आया? ये ड्रास्टिक चेंज किस नाम का था?
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके लिए हमें उसमें जाना पड़ेगा कि जब नैतिकता का संबल होता है, जब मूल्यों का संबल होता है, और जब राजा का चरित्र और राजा का आचरण प्रजानोन्मुख होता है, कि प्रताप ने सबसे पहले कि जैसी मेरी जनता रहेगी इस संघर्ष के काल में, कोई सोने चांदी की, किसी की आर्थिक जगत की किसी की कमी नहीं थी। मैंने प्रताप के उस समय के आर्थिक पक्षों पर भी मूल्यांकन किया है। ये सारी चीजें जो साहित्यिक अप्रोच के रूप में आई थी, हल्दी, ये घास की रोटी वगैरह, ये दूसरों का दान देना करना, ये सारी चीजें जो आई है, ये सारी चीजें बहुत ही खेपक के रूप में प्रताप के साथ में जोड़ी गई है। मैं एक रिसर्चर के नाते कहना चाहता हूं कि मेवाड़ की स्थिति कहीं पर भी इतनी गरीब नहीं थी कि मेवाड़ के अंदर इस तरह की रोटियां खानी पड़े। मेवाड़ का उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण किया, जावर माइंस क्या पैदा करती थी, कितना लगान आता था, और आपको आश्चर्य होगा कि अपनी मिलिट्री को ट्रेंड करने के लिए पर डे 700 रुपए आज से 500 साल पहले महाराणा प्रताप रामशाह तंवर को देते थे, पर डे मिलिट्री को ट्रेंड करने के लिए, जो ग्वालियर से आए थे रामशाह तंवर, जिन्होंने हल्दी घाटी की सारी रूपरेखा बनाई थी, रामशाह तंवर, और जिनकी 3 पीढ़ियों ने हल्दी घाटी के अंदर शहादत दी थी, दादाजी, पिताजी और पोते ने। ऐसा एकमात्र परिवार था जहां 3 पीढ़ियों की शहादत हल्दी घाटी में हुई थी। तो ये जो सबसे बड़ा जो पक्ष है कि किस तरह से प्रताप ने जो है कि उस टेक्नोलॉजी को पकड़ा था, और अब आप देखें कि उस नैतिकता के कारण एक भी व्यक्ति, क्या मेवाड़ के अंदर गरीबी उस समय भी होगी, लेकिन उस नैतिक मूल्य के कारण एक भी व्यक्ति प्रताप के खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और वो नैतिक मूल्यों का जो चरित्र का जो आचरण का जो अहम पहलू था, वो प्रताप के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि प्रताप के पास था क्या, सबसे बड़ी चीज थी प्रताप के पास चरित्र और नैतिकता और मूल्यों का संबल। और उसी के कारण हम देखें कि 8 साल बाद में कोई भी एक व्यक्ति भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम आतंकवाद के मिटाने की परिभाषाओं में जाते हैं तो हमें कहें कि सुरक्षा की उन तकनीकों के साथ में हमें इस नैतिक और मानवीय हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का और चरित्र का एक सबसे बड़ा संबल हमें आधारभूत रूप से तैयार करना होगा। तभी हम ये एक उदाहरण जो है प्रताप के काल का, ये हमारे को जोड़ता है कि एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जो चीज थी, अहम थी, वो गुप्तचर व्यवस्था। आप देखें कि प्रताप के काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है, इतनी बड़ी बॉर्डर जो है पूरी, जो अजमेर मेरवाड़ा से जुड़ी हुई थी, दिवेर से लेकर के कुंभलगढ़ तक की, उस सारी बॉर्डर पर, इवन पूरे मेवाड़ के अंदर इतना सिक्योरिटी को लेकर के आदिवासियों के द्वारा, वनवासी भाइयों के द्वारा जो एक गुप्तचर व्यवस्था कायम की गई थी, शायद उसका उदाहरण मैं नहीं मानता हूं कि आज भी भारत में वैसा कोई उदाहरण हमें देखने को मिलेगा, जो मध्यकाल के अंदर इतना बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि किस ढंग से कि मुगल सेना कहां घुसपैठ कर रही है, उसका पहले पता मेवाड़ में लग जाता था और उसका ट्रीटमेंट उसके साथ में कर दिया जाता था। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि एक अक्सर मैं कहा करता हूं कि यद्यपि है न प्रताप जग में तदपि प्रताप प्रताप, आर्यन को उत्साहप्रद यवनन को संताप। आर्यों के लिए, आर्य मतलब कोई जाति नहीं है, श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रताप का नाम जो है वो उत्साह देता है। और जो यवन वृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों को हड़पना चाहते हैं, दूसरों पर अधिकार करना चाहते हैं, अतिक्रमण करना चाहते हैं, जो अपना विध्वंस फैलाना चाहते हैं, वो यवन वृत्ति है, यवन कोई जाति नहीं है, उनके लिए संताप कारक है। इसलिए ये कहूंगा मैं कि ओंकारवत् प्रकर्षेण भ्राजते देश रक्षणे। मान्यो ओंकारवत् प्रकर्षेण भ्राजते देश रक्षणे, सर्वदा वीर रौद्राभ्याम प्रतापम ही भारते, प्रतापम ही भारते। जैसे ओंकार हमारे पूरे विश्व की सृष्टि की, सारे ब्रह्मांडों की, सारे गैलेक्सियों की रक्षा करने वाला जो ओम तत्व है, ओंकार है, उसी तरह से देश रक्षण के लिए अगर हमें उसको मंत्र बनाना पड़ेगा तो एकमात्र प्रताप ही होंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे कुछ अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं अभिनव जी का और इस मंच का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। और इस बहुत खूबसूरत प्रयास के लिए निश्चित रूप से मैं यहाँ आया, मैं बड़ा ऊर्जा थी, लेकिन और ज्यादा ऊर्जावान मैं इन सब चीजों को देख करके हुआ। अभिनव जी ने जो कहा वो सुन करके और भी मेरे अंदर ऊर्जा का संचारण हुआ।
और मैं मानता हूँ कि माननीय पंड्या साहब, सुरेश जी पंड्या साहब, जो मैं जब 86 में यहाँ पर एमए करने आया था, उस समय एक आतंकवादी घटना हुई थी सूरजपोल पर, और उस समय वो घायल भी हुए थे, उसका उन्होंने मुकाबला किया था। मैं इस मंच से उस चीज़ को भी आज एक्नॉलेज करता हूँ। माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।